नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पुनीता त्यागी और आपका स्वागत करती हूं हमारा खास कार्यक्रम वुमनिया में। हर बार मैं आपको किसी ऐसे फीमेल से रूबरू कराती हूं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ हटके कार्य किया हो। आज हमारे साथ हैं मृदुल जी, जो पिछले 15 सालों से स्पेशल चिल्ड्रन के लिए कार्य कर रही हैं। उन्होंने अपनी एक एनजीओ जिसका नाम है कोशिश में कार्यरत हैं और आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। मृदुल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बातें तो हमें आपसे बहुत सारी करनी है, लेकिन सबसे पहले हम आपकी अब तक की जर्नी पर एक नजर डालते हैं। आइए। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। तो मृदुल जी, ये तो है आपकी जर्नी जो अब तक का हमने देखा। मृदुल जी, आप 15 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपने MA MEd स्पेशल एजुकेशन पे ही किया है। बिल्कुल। तो आप इसमें एज ए जॉब काम कर रही हैं या आपने अलग से एनजीओ आप रन कर रही हैं? क्या आप करती हैं बेसिकली? मैं ये 15 सालों से एक एनजीओ चला रही हूँ स्पेशल बच्चों के लिए। अगर स्पेशल बच्चों की बात करें तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आज PWD एक्ट उनको 21 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, तो मैं सारी 21 कैटेगरीज में वर्क नहीं कर रही। मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी ऐसे बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। जाहिर सी बात है कि आपने इसमें एजुकेशन ली, लेकिन आपके कहीं किसी कोने में ये है कि एनजीओ में इसी क्षेत्र में ही काम किया जाए, ये आपने मतलब कैसे आपके जहन में आया? ये शायद मेरी इनबिल्ट इच्छा थी, बहुत टाइम से थी। मैं जब कॉलेज में थी तो हमारे कॉलेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते थे। एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए चलता था जिसमें बहुत बढ़ चढ़ के मैं काम करती थी। अपने कॉलेज यूनियन में भी बहुत एक्टिव मेंबर थी। NSS प्रेसिडेंट भी अनअपोज्ड रही 2 साल, क्योंकि मैं विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम कर रही थी। और ऑर्फनेज, सीनियर सिटीज़न, तो कुछ प्रोजेक्ट कॉलेज के थे जहाँ पे मैं काम करती रही रेगुलरली और शायद इंटरेस्ट वहीं से बन गया था। शादी हो गई, छूट गया सब कुछ। फिर मैंने काफ़ी टाइम के बाद सोचा कि क्यों ना कुछ और काम किया जाए। तो जब मेरी जो बड़ी बेटी थी वो बचपन में काफ़ी बीमार रही और जब उसको स्कूल में मैंने एडमिट कराया तो मैंने पाया कि उसको पढ़ने लिखने की काफ़ी दिक्कतें हैं। तो मुझे लगा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से थी और डिसेबिलिटी में बहुत काम कर चुकी थी, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो गया कि उसकी जो बचपन की जो बीमारियां थी उसकी वजह से वो कहीं पढ़ाई में पिछड़ रही है और इस वजह से उसको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। लेकिन क्या दिक्कत आ रही है ये फैमिली को समझाने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं कुछ पढ़ाई करूँगी। शादी के बहुत सालों के बाद मैंने ये डिग्री ली। फिर जब मैंने अपनी बच्ची को हेल्प करना शुरू करा तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा जो सपना था वो शायद इस तरह से फुलफिल होगा कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को ही नहीं हेल्प करूं और बच्चों को भी हेल्प करूं। तो मैं एक एनजीओ में जो मेरे घर के पास ही था और स्पेशल बच्चों को ही केटर करता था, तो मैं वहाँ पे जाके फ्री सर्विसेज देने लगी। फिर मुझे फॉर्चुनेटली एक जॉब ऑफर हुई जो लेक्चरर की थी। मैंने फिर कई साल एज अ लेक्चरर जॉब किया। कहाँ पे आपने लेक्चरर जॉब की थी? अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली में ही है। तो मैं वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन में लेक्चरर थी। तो वहाँ पे मैं एक पेरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करती थी। तो उस अवेयरनेस प्रोग्राम में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एनजीओ तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई भी वोकेशनल स्किल को एनहांस करने के लिए काम नहीं कर रहा।
बहुत सारे आज गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, CSR स्कीम्स हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जॉब्स हैं उनको दी जाती हैं, उसमें भी बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शेल्टर्ड वर्कशॉप में ही काम कर सकते हैं, वो ओपन एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते या सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए ना फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना इन बच्चों को लेकर कुछ काम किया जाए। तो मैंने जब सेंटर स्टार्ट करा तो मेरे माइंड में था कि मैं सिर्फ बड़े बच्चों के तो साथ ही आपकी काम जैसे करूँ। सेंटर आपने शुरू किया, उस वक्त आपके सेंटर में जो शुरुआत हुई कितने बच्चों से हुई? मेरी शुरुआत हुई 3 बच्चों से। 3 बच्चे से। किस टाइप के बच्चे थे वो? बहुत सिवियर बच्चे थे वो। तो मुझे लगा जनरली किस प्रॉब्लम के बच्चे आपके पास आते हैं? वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले होते हैं कि उनकी फिजिकल ग्रोथ तो सपोज जैसे 10 साल का बच्चा हो गया है, लेकिन उसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो शायद 1 साल या 2 साल के बच्चे जैसी होगी। तो पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि बच्चा 10 साल का हो गया, अभी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा। तो हमें पेरेंट्स को पहले काउंसलिंग करनी होती है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, वो हम सारी चीज़ें समझाते हैं पेरेंट्स को। फिर समझाते हैं कि बच्चा किस लेवल की एक्टिविटी कर पाएगा। पेरेंट्स आते हैं कि इस एक्सपेक्टेशन को लेके कि अब 10 साल का बच्चा हो गया, अब उसकी पढ़ाई इस लेवल पे पहुंच जानी चाहिए। तो अब वो लेवल कैसे अचीव करेगा? अब 6th क्लास में कैसे आएगा बच्चा 10 साल का अगर उसका एकेडमिक मेंटल लेवल है नहीं? तो वो मेंटल लेवल किस तरह से अचीव होगा, का क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, तो वो सारी पेरेंट्स को हमें समझाना पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा मतलब आपने डेवलप किया। अब आपके संस्थान में 3 से आपने शुरुआत की, तो अब संस्थान में कितने बच्चे हैं? बीच में तो करीब 150 के करीब बच्चे थे, बट कोविड की वजह से अभी कुछ बच्चे कम हैं, तो अभी 65-75 बच्चे हैं एनरोल। मृदुल जी, एक चीज़ और बताइए मुझे, जो आपके पास बच्चे आते हैं किस एज ग्रुप से शुरुआत है उनकी? हमारे पास बहुत छोटे बच्चे भी आते हैं, 3 साल से लेके और 40 साल तक के बच्चे होते हैं हमारे पास। अभी एक तो बच्चा आपका जो एनजीओ ये चलता है डे बोर्डिंग टाइप से चलता है ये, यानी कि सुबह बच्चे को लोग छोड़ते हैं और इवनिंग में बच्चों को ले जाते हैं? बिल्कुल। तो पूरा उनकी पूरी फैसिलिटीज किस तरीके से शेड्यूल आप रन करती हैं? हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए सुबह शेड्यूल ये रहता है कि बच्चे सुबह घर से आते हैं, फिर उनकी असेंबली होती है, फिर योगा क्लास रहता है। योगा क्लास के बाद वो सारे बच्चे जो हैं अपना शिफ्ट हो जाते हैं क्लासेस में, और क्लासेस में जो उनका शेड्यूल रहता है वो रहता है एक एकेडमिक लेवल का अचीवमेंट रहता है कि बच्चे एकेडमिक करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे शेप्स है, कलर्स हैं, साइज है और काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये सारे बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद में जैसे जैसे बच्चा लेवल अचीव करता जाता है एकेडमिक में, हम बच्चे को प्रमोट करते जाते हैं। इसके सिवा बच्चे की फिजिकल और मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखना पड़ता है। आपका सेशन अलग अलग रहता होगा, तो बिल्कुल। किस किस तरह की थेरेपीज रहती है, किस तरह के लेक्चर्स रहते हैं, थोड़ा मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप बताएं। तो जब सुबह बच्चे आते हैं तो क्लासेस में जाते हैं, अपना एकेडमिक वर्क करते हैं। एकेडमिक के साथ साथ उनका शेड्यूल रहता है कि वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में जाएं, जहाँ पे उनकी फिजिकल डेवलपमेंट पे वर्क किया जाता है। जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, बहुत हाइपर होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, टिक के नहीं बैठ पाते, तो उनको टिक के बैठना सिखाना, शांत रखना, ये सारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है। और वो ये सारी एक्टिविटीज़ उनको बताते हैं कि कैसे शांत रहेंगे बच्चे। उसके साथ साथ इन बच्चों की स्पीच भी डिले होती है, तो स्पीच को अप्रोप्रिएट करने के लिए फिर स्पीच थेरेपिस्ट भी रहता है, तो स्पीच थेरेपी में भी जाते हैं बच्चे। तो मॉर्निंग में एकेडमिक रहता है, फिर लंच के बाद बच्चे जो है अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ में चले जाते हैं। कुछ बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग में चले जाते हैं, कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, कुछ फिजियोथेरेपी में, कोई स्पीच थेरेपी में। तो मृदुल जी, अच्छा ये तो आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हमने बात कर ली, शेड्यूल भी हमने जान लिया। अच्छा, कुछ कल्चर इवेंट्स भी आप कराती हैं बच्चों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ क्या इवेंट्स आप कराती हैं? बच्चे हमारे डांस में बहुत एक्टिव रहते हैं। उसके सिवा हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ मिलकर बीच बीच में उनके कुछ प्रोडक्शन थिएटर वर्कशॉप कराते हैं और उसमें कोई ना कोई प्रोडक्शन करते हैं। तो हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो हर साल सभी को पता है जश्न बचपन एक प्रोग्राम होता है, थिएटर फेस्टिवल होता है, तो हमारे बच्चों ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, इंटरनेशनल बुक फेयर में पार्टिसिपेट किया हुआ है। और बहुत सारे जो इवेंट्स हैं, सोसाइटी के जो इवेंट्स होते रहते हैं, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, वो हमारे बच्चों को कल्चरल इवेंट के लिए बुलाती रहती हैं। इसके सिवा हमारे बच्चे जो है ना स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अभी कोविड में भी जो है हमारा बच्चा
नेशनल लेवल पे फुटबॉल में सिल्वर मेडल लेकर आया है। अरे वाह। और बच्चे, आप ये सोचो कि सिर्फ नेशनल लेवल फुटबॉल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया गए थे मेरे बच्चे, वहाँ पे 5 बच्चे गए थे, 6 मेडल लेकर आए थे। तो ये अपने आप में एक बहुत प्राउड मोमेंट है। और 2 गोल्ड मेडल थे, जिसमें से 3 सिल्वर थे, और बाकी अलग अलग पोजीशंस अलग थी, रैंकिंग जो थी 3rd 4th 5th वाली रैंक अलग थी। तो 5 बच्चे 6 मेडल अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन नहीं बहुत होता। ज़रूरी, मोटिवेशन उनको नहीं मिल पाता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते होंगे जो बच्चों की केयर नहीं कर पाते हैं या करना नहीं चाहते, वो उसको एक तरीके से बोझ समझते हैं। आपके पास ऐसे केसेस भी आते होंगे? बिल्कुल आते हैं। पहले, सबसे पहले पेरेंट्स का यही क्वेश्चन होता है, मैम आपका हॉस्टल है? मैं कहती हूँ नहीं, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी आई हॉस्टल खोलने की, लेकिन मैंने मन बना रखा है कि मैं हॉस्टल कभी नहीं खोलूँगी। और पेरेंट्स को भी मोटिवेट करती हूँ, उनकी काउंसलिंग करती हूँ कि नहीं, बच्चे को जितना समय आप दे सकते हो कोई नहीं देगा। और इसका एक इंसिडेंस है, मेरे पास एक बच्चा था और मदर जो थी वो उसको बिल्कुल नहीं रखना चाहती थी। तो मैंने, कितने साल का था वो बच्चा जब मेरे पास आया वो 4.5 साल का बच्चा था। अच्छा। और उसको खाना खाना भी नहीं आता था। फिर हमने उसको धीरे धीरे उसको खाना खाना सिखाया, चलना फिरना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसकी डेवलप करी। और जब बच्चा बहुत शांत हो गया, बहुत हाइपर था, हर चीज़ फेंकता रहता था, शांत कर दिया, सब कुछ कर दिया, इम्प्रूवमेंट ले आया। फिर भी हमने 2 साल लगे, हमने बहुत मेहनत करी। हमने कहा देखो हमने रिजल्ट ला दिया, अब बच्चे को नहीं भेजना। उन्होंने कहा ठीक है मैम, लेकिन उन्होंने 1 साल के बाद बच्चे को बिना बताए हॉस्टल में डाल दिया। बट अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाया। तो जहाँ तक है, बच्चे को अपने पास ही रखना चाहिए पेरेंट्स को। मेरा तो यही कहना है कि पेरेंट्स, हम ये सोचते हैं कि बच्चा हमारा डिसेबल्ड है, हम इसका क्या करेंगे, ये हमारे लिए बोझ है, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बाद बच्चे का क्या होगा, तो इसको हॉस्टल में डाल दो। नहीं, अपना बच्चा है, जिस तरह से आप बाकी बच्चों को पाल रहे हो इस तरह से इस बच्चे को भी पालो, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि जो ये प्यार बच्चे आपको देंगे वो आपके दूसरे बच्चे नहीं देंगे। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है लोगों के लिए। मैं यहाँ देख रही हूँ इतना सारा सामान है आपका जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जो, जैसे मैं ये देख रही हूँ कि आपका ये इन्वेलप है, तो ये बच्चे बनाते हैं इन्वेलप? ये बच्चे ये बनाते हैं एनवलप और पूरी पेस्टिंग कर पाते हैं। तो ये एक, जिनको हम सोचते हैं कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ये वो बच्चे करते हैं। तो और इन्हें सिखाता कौन है? जैसे हर साइजेस के मैं देख रही हूँ, ये इन्वेलप है, कुछ बड़े साइजेस के हैं और तो कुछ ये छोटे साइजेस के हैं, ये इन्वेलप हैं। तो ये सारे सिखाने के लिए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हैं। ओके, वो आते हैं सिखाने के लिए। बिल्कुल। और ये बैग भी बच्चों ने ही बनाए हैं? बच्चों ने ही बनाए हैं। मैं देख रही हूँ ये कैंडल्स भी हैं। ये कैंडल्स हमारी बहुत पॉपुलर है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। बिल्कुल। और ये वाली जो कैंडल्स हैं, ये अगर आप देखेंगे तो ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई डिमांड करता है। अभी हमने ये बहुत सारी कैंडल्स बनाई हैं किसी के डिमांड पे। बहुत, ये मेरे ख्याल से गिफ्ट पैकिंग के लिए बॉक्सेस हैं। हाँ, जिसके अंदर आप कुछ भी गिफ्ट्स रख के दे सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बता दें कि ये प्रोडक्ट्स आपके कहाँ अवेलेबल हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की एक साइट है जेम पोर्टल करके, ये रिसेंटली लॉन्च हुई है अभी 2 साल पहले। उस पर हमारे ये सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। जैसे आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह को सर्च करते हैं, इसी तरीके से आप जेम को सर्च करेंगे तो आपको इजीली नेट पे मिल जाएगा। दर्शकों, आप भी अगर इस टाइप के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लॉगिन करके, वहाँ जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उनसे संपर्क करके आप प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये बहुत डेवलप करे, सभी का सहयोग आपके साथ बना रहे। तो हमारे इस शो में हर बार हम लोग कुछ डिफरेंट करते हैं, यानी कि आपके बारे में तो जानते ही हैं, साथ में हम लोग एक रैपिड फायर जो हमारा है, थोड़ा इंटरटेनमेंट और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने रखा है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी रिलेटेड, और आपको एक बार में एक शब्द में उसका जवाब देना है। ओके। जो आपका फ्री टाइम है उसमें आप कैसे अपने आप को एंटरटेन करती हैं? मेरे एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा तरीका है कि मैं रिलैक्स होकर ये सोचती हूँ कि मैं क्या नया प्रोडक्ट बनाऊँ जो मार्केट में हिट हो जाए बच्चों का। अच्छा
मतलब वहां पर भी आपके दिमाग में बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल। मुझे आप दो अपने एक्टर और एक्ट्रेस के नाम बताइए जो आपको बहुत पसंद हो। मेरे को माधुरी दीक्षित और काजोल थोड़ी एक्ट्रेस में पसंद है, जी। और एक्टर्स की बात करें तो ऐसा कोई मेरी चॉइस नहीं है वहाँ पर। मतलब कोई पसंद ही नहीं है। नहीं, ऐसा कोई चॉइस नहीं है वहाँ पर मेरी। अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर और डांसर बनने की इच्छा रखती हैं अगर, तो उसमें से क्या बनती? मैं डॉक्टर बनती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी मैं ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकती थी। ओके। चलिए, तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। आप मुझे ये बताइए, बचपन में आप कैसी थी? मतलब बहुत ज्यादा नॉटी थी या बहुत शांत थी? कैसा आपका बिहेवियर था? बहुत शैतान थी, बहुत शैतान। मतलब कभी भी मैं लड़कियों के साथ नहीं रहती थी, हमेशा गैंग्स होते थे, बॉयज के साथ ही होते थे। अच्छा, हमारे वुमनिया के शो में एक अब परंपरा कह लीजिए या हमारे शो का यूएसपी कह लीजिए कि जो भी हमारे शो में आते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि एक गाना, कोई भी पसंदीदा गाना वो गुनगुनाए। ये एक बहुत पुरानी मूवी है अंकुश, उसका गाना है। वाह, क्या बात है। तो सुनाइए। और शायद मेरे काम को भी रिलेट करता है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। क्या बात है, वाह, मजा आ गया सुन के। बहुत ही अच्छा आपने गाना सुनाया। कुछ एक मैसेज और देना चाहती है कुछ? बस मैं यही, बच्चों की केयर से रिलेटेड या उनको किस तरीके से टेक केयर करें, तो कोई मैसेज हो तो वो आप दे दीजिए। बस मैं यही कहूँगी कि जब अगर कभी भी स्पेशल बच्चा पैदा होता है तो हमें एक तो अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। हम सबसे पहले अपनी किस्मत को ही कोसते हैं कि हमारे क्या बुरे कर्म थे जो हमारे पास ये बच्चा आया। आपको ये सोचना चाहिए आप कितने लकी हो कि भगवान ने आपको एक ऐसा बच्चा दिया है कि जो दुनिया से अलग है और कुछ आपको अलग करने का मौका मिल रहा है। तो उसको परेशान नहीं हो उसके लिए, और डिप्रेस नहीं हो, टेंशन ना लें। उसके साथ जो भी आप काम करते हैं आप उसको इंजॉय करिए, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। मैं यही कहना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को। मृदुल जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत अच्छा आपने डिटेल्स में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।